मतलब जैसलमेर के छतों पे महिलाओं ने चढ़ चढ़ के कहर ढाया होगा उस दिन। आज का टाइम हो तो उमा दे मालदेव के पास मैसेज कर दे, आना का प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ डेरा। और मालदेव जी थोड़े नशे में थे, बारमली बहुत सुंदर थी। कि मान रखे तो पीऊ रखे तजमान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू थान। मतलब राजस्थान में इससे अच्छी प्रेम कहानी नहीं है। जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बागोता है भारमल, जहां दारूता है मंस। दे का मतलब मेरा बताया भाई है ना, शॉर्ट कर देते थे अपने नाम उमा देवी, अपने उसको कर देते उमा दे। देखो यह मालदेव की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ मालदेव। ये जैसलमेर का एक राजा था लूणकरण भाटी। राजा कौन था? ये उसकी बेटी थी। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव जब आसपास के सब राज्यों पर अटैक कर रहा था, उसने बीकानेर पे अटैक किया, मेड़ता पे अटैक किया, हमने पढ़ा, सिवाना जीता है, भाद्राजुन जीता है, सब आसपास के सारे इलाके जीत लिए। तो इस चक्कर में उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया। कहां पे अटैक किया? और हमने पढ़ा उसने जैसलमेर के भाटियों से फलौदी छीन लिया था। तो जब उसने जैसलमेर पे अटैक किया तो जैसलमेर वालों को लगा यार मालदेव के खिलाफ पार तो नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने फलौदी वलोदी देके टाइम पास किया, निकाला इसको, पैसे टक्के दिए, पैसे टक्के देकर जा रहे तेरे खिलाफ नहीं लड़ा जाए हमसे। तो मालदेव क्षेत्र लेता है, इलाके लेता है, पैसे लेता है, वापस जोधपुर आ जाता है। अब जैसलमेर वालों ने बैठ के सोचा कि एक बार तो पैसे लेके वापस चला गया, एक बार तो फलौदी लेके वापस चला गया, इस बात की क्या गारंटी अगली बार नहीं आएगा। और हमने देखा है कि बहादुर शाह एक बार रणथंभौर लेके चला गया था, अगले साल दोबारा आ गया था, पढ़ा था हमने। तो उन्होंने कहा वापस तो आएगा ही, इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज तो देखना पड़ेगा। तो ऐसा परमानेंट इलाज तो एक ही, लड़ाई करे, मालदेव के खिलाफ लड़ाई करे। तो किसी ने कहा साहब यदि मालदेव के खिलाफ लड़ाई की तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव अपना कर देगा, भाई शक्तिशाली राजा था। तो क्या किया जाए मालदेव को रोकने के लिए? तो लूणकरण की राजकुमारी थी, उसका नाम था उमादेव। क्या नाम था? जैसलमेर के राजा कौन है? लूणकरण, और उनकी राजकुमारी का नाम क्या है? उमादेव। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, खूब सारे राजकुमार उमादेव से शादी करना चाहते थे। लूणकरण जी खुद अच्छा राजकुमार देख रहे थे, अच्छा राजा देख रहे थे जिसके साथ उमादेव की शादी कर सके। और किसी ने कहा कि साहब अपने उमादेव की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तो मालदेव से योग्य जवाई कहां मिलेगा अपने को, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू राजा है वो, एक तो वो काम भी ठीक रहेगा आपने, और दूसरी बड़ी बात जब अपना जवाई बन जाएगा तो अटैक भी एक तीर से एक पंथ दो काज, अच्छा वर मिल जाएगा और जैसलमेर खतरे से भी बच जाएगा। तो मालदेव के पास समाचार भेजा, भाई मालदेव जी जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमादेव की शादी आपके साथ करना चाहते। मालदेव तैयार बैठा, मालदेव ने कहा ओ बताओ कब आना है? मैं तैयार हूं, कभी ब्याह कर दो आप। शुभ घड़ी मुहूर्त लगन देखे गए, मालदेव जी की बारात जैसलमेर बुलाई गई। तो मालदेव को तो बहुत बड़ी बारात लेके गया था, खूब सारे हाथी, खूब सारे घोड़े, खूब सारे ऊंट, चारों तरफ यूं, मतलब जैसलमेर में उस दिन चर्चाएं थी कि भाई आज दिन तक ऐसी बारात ना तो कभी अय्यर, ना कभी ना भूतो ना भविष्यती वाली बारात थी मालदेव की। और मालदेव था भी शक्तिशाली आदमी, तो बारात बड़ी जानी थी। मतलब जैसलमेर के छतों पे महिलाओं ने चढ़ चढ़ के कहर ढाया होगा उस दिन। तो गांव के अंदर होता है कि बारात देखने के लिए महिलाएं छतों पे खड़ी हो जाती है, फिर गांव में होती है पर्दा प्रथा, तो आपको घूंघट निकाल निकाल के रखने पड़ते हैं, फिर महिलाएं यूं दूरबीन लगा लगा के देखती है घूंघट को ऐसे कर करके। हमारे इनकी ये ट्रिक ठीक है शानदार वाले, आप हमें नहीं देख सकते, हम आपको देख सकती हैं। तो भाई सारी महिलाएं यूं मालदेव की बारात देखे। पहले गांव में एक रिवाज भी हुआ करता था कि जब भी बारात आती थी तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती थी। क्या देखने जाती? और महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती तब एक गीत गाती, उस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? क्या देखने जाती तब? डेरा सब समझते हो, जहां पे बारात रुकती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और तो बारात कहां रुके? हाँ, ये मैरिज गार्डन तो आपके शहरों के अंदर आए, गांव में तो फिक्स हुआ करती थी। हाँ, मार्च साहब पहले दिन कहते कल छुट्टी है, और टावर राजी कि एक तो भाई छुट्टी और दूसरा मीठा खाने को मिलेगा। गांव में बारात आएगी तो मिठाई बनेगी, सीधी सी बात है। और जो सीनियर होते, जैसे 5वीं क्लास के बच्चे सीनियर, उनको मार्च साहब कहते तुम्हें कल आना है, पर बैग लेके नहीं आओगे, क्योंकि टावर काम भी तो करेंगे, कुर्सियां साफ करनी, दरिया बिछानी, झाड़ू लगानी, टेंट लगाना, ये काम भी तो टावरों से करवाया जाए। तो वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, तो डेरा लगा हुआ कहीं पे। तो वो डेरा देखने के लिए जब महिलाएं जाती, जो गीत गाती, उस गीत को क्या बोलते? लिख लो कहीं साइड में, जिनको नहीं पता वो लिख लो। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं तो जल्ला गाती हुई मालदेव जी का डेरा देखने के लिए चली गई। दुल्हन घर से बाहर निकल नहीं सकती, दुल्हन पे तो यूं पूरे वो प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, भाई आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते।
पर अब उमा दी की सहेलियां उमा दी को आके बाहर से बताए, अरे क्या बारात आई है तुम्हारी, भयंकर बारात, इतने बाराती आए, अरे तुम्हारे पति भी कितने शानदार लग रहे हैं सज धज के एकदम। उमा दे को भी लगेगी यार सब इतनी अच्छी बारात है तो मैं भी देखूं, पर अब उमा दे देखे कैसे? तो आज का टाइम हो तो उमा दे मालदेव के पास मैसेज कर दे, आना का प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ डेरा, और मालदेव जी भी कह देगी ये मैं हूं। मालदेव जी भी भेज सकते हैं ऐसे, है ना, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दे मालदेव जी, वहां से देख ले, पर यहां तो अब कोई तरीका था नहीं। तो उमा देव को लगा मैं किले के ऊपर चढ़ के देख लेती हूँ, भाई किला सबसे ऊंचा, किले के ऊपर चढ़ के देखोगे नीचे जो कुछ है वो सब दिखेगा। तो उसे लगा मैं किले पे चढ़ूंगी तो नीचे की व्यवस्था दिखी जाएगी मुझे। तो किले के ऊपर चढ़ रही थी, तो अपने कमरे से जब सीढ़ियों से किले के ऊपर की तरफ जा रही थी, तब उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के कमरे में उसके मम्मी पापा जोर जोर से लड़ रहे थे। उसने कान लगाया भाई क्या हो गया, ब्याह के घर में लड़ाई किस बात की? और लूणकरण जी अपनी रानी को कह रहे थे कि आज जैसे ही मालदेव फेरों में आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। वो बेचारे कैसे मार दोगे अपना जवाई? उसने कहा जवाई लिचड़ आदमी 10 दिन पहले अपने बैठे करने के लिए आया था और डर के मारे इससे लड़ाई कर नहीं सकते, इस चक्कर में तब पैसे देके वापस भेजा था और आज बाई ब्याहनी पड़ रही है, बेटी देनी पड़ रही है, वरना इस आदमी को मैं घर पे नहीं चढ़ने दूं। जवाई बनाने की बात तो बहुत बड़ी है। अब इसको वैसे तो मार नहीं सकते युद्ध में, तो आज फेरों में जब आएगा तो अकेला आएगा, और जब अकेला आएगा तब मारेंगे इसको, वहां पे बैठे को मारेंगे। धोखा करोगे? उसने कहा धोखे वोखे छोड़ तू, आज मारेंगे इसको। अरे तो अपने बेटी का भविष्य बाद में क्या होगा? कहा सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज, और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा। वो बेचारी डाकी से डरे उससे, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी बेटी है मेरी बेटी तेरी भी, अब तू मारना ही चाहता तो मार मत, क्या ही कर सकती हो। उमा दे ने जब ये बात सुनी तब उमा दे बेचारी पसो पैस में कि अब किसका साथ दे। एक तरफ उसके पिता है जो ये कह रहे हैं कि मालदेव को मारा जाएगा, एक तरफ वो मालदेव उसका होने वाला पति है। उसे लगा मुझे पिता का साथ देना चाहिए, होने वाले पति का साथ देना चाहिए। और उसे तुरंत वापस दिमाग में आता है कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, इसलिए मालदेव मेरे पति है और मेरे पति को बचाना ज्यादा जरूरी है। और उसने मालदेव के पास में लेटर भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावधानी से आना, आपके साथ में विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव जी ने जैसे लेटर पढ़ा, मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमा दे, वैसे तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तुम्हारे घर वालों की इतनी औकात नहीं मेरे हाथ लगाए, पर फिर भी तूने कह दिया मैं और ध्यान रख लूंगा। बारात में इधर से जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी थे, जिम विम जाने वाले भाई थे। मालदेव ने उनको कहा तुम दोनों का एक ही काम है, आज जैसे ही मैं फेरों के अंदर जाके बैठूं लूणकरण को तुम पकड़ के बाहर बैठ जाना, मेरे जब तक फेरे नहीं हो जाए तब तक लूणकरण घर के अंदर आना, तुम्हारी ड्यूटी है देख लेना। उनका सब पक्का। मालदेव जी पहुंचे भाई वहां पे, मालदेव जी पहुंचे तो कई देर तो तोरण वोरण पे महिलाएं टाइम लगा देती है ना, कभी इधर से नापती है, कभी झुनझुनियां बजाती है, कोई कांच दिखाती है, और गांव में दूल्हे को तैयार करके लेके जाते हैं कि तुम्हें वहां पे महिलाएं कांच दिखाएगी तब तुम ऐसे कर लेना, ये नहीं तू कांच के सामने देखता रहे। भाई यदि आप कांच के सामने देख रहे हो इसका मतलब आपकी आंखें खराब है, आप अंधे हो। भाई जैसे किसी के सामने शीशा पड़ता तो अपनी आंखें बंद होती है ना, पड़को पड़को पड़ना, चिल्का पड़ना उसका, तो जैसे ही वो आपके शीशा आएगा सामने तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आप उसके सामने देख रहे हो इसका मतलब आंखें बंद नहीं हो रही, इसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा शीशा है या नहीं है। कान के पास में झुनझुनियां बजाया जाएगा आपके, तो आपको ऐसे लड़के क्या रहे शोर मचा रहे हो, कहीं आप ऐसे खड़े उनको लगेगा बहरा है। तो गांव में यूं कई चीजें सिखा के ले जाते हैं दूल्हे को ये तक सिखा के लेके जाते हैं हंसना नहीं है। इसलिए गांव का दूल्हा कभी भी अपनी शादी में हंसता, बेहद सीरियस मोड में रहता। गांव वाले दूल्हे की आप शादी के एल्बम देखो, सब में गांव में कहते हैं कि दूल्हा हंस गया तो अकाल पड़ जाएगा, तो दूल्हा हंसता है नहीं। इसलिए फिर अब हंसी तो आए, वहां महिलाएं अंदर हंसी ठिठोलियां और करती है, तो हंसी और आए फिर दूल्हे को देते हैं रुमाल, तो अब गांव वाले दूल्हे तो यूं बैठे रहते हैं रुमाल लगाया ना, मरोगे। ये 4-5 घंटे की सजा होती है, सजा हो अंदर ले जाने के बाद। और फिर आदमी को गांव में तो ये हो रहा है भाई इसके साथ और कोई नहीं है, अकेला जाएगा। अब बेचारा अकेला बैठा हुआ अंदर, तो समस्या कई हो जाती है। तो भाई अंदर कई देर तो महिलाओं ने नाप जोख जो भी मालदेव जी करनी थी वो की, फिर अंदर ले जाके मालदेव जी को फेरों के लिए लेके गए। अब जैसे मालदेव जी को फेरों के लिए लेके गए, लूणकरण जी अंदर जाने लगे तो दोनों बॉडी बिल्डर भाई तैयार थे। उनका इधर किधर घूम रहे हो आप, इतनी दूर से मारवाड़ से बारात आई है, ये तो नहीं कि साथ में बैठ के थोड़ी बातें करें, कोई 2-4 पेग लगाए साथ के अंदर,
क्या तरीका इधर उधर घूम रहे हो, आ जाओ बैठो, लो हम पैक बनाता हूँ, आगे पियो, दारू पियो। लूट करने जिनका नहीं 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 मैं नहीं आज नहीं है, रहने दो, मेरे काम है थोड़ा। क्या काम है तुम्हारे? कोई काम नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ। तो उसने कहा, अब उसके समझ नहीं यार काम क्या बताऊं मैं इनको, भाई काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं, राजा क्या काम करेगा? तो उसने कहा मुझे कन्यादान करना है। मुझे क्या करना है? मुझे कहा बोले मत बनो इतने, कन्यादान कोई कर देगा, आपकी जरूरत है, बैठ जाओ। अरे मैं लड़की का बाप हूं। उसने कहा बस देख लिया हमने, चुपचाप बैठ जाए। और गांव में ये जरूरी भी नहीं होता कि लड़की के पिता कन्यादान करे। मैंने तो गांव में यदि 100 शादियां होती है तो 100 में से 99 शादियों में लड़की का पिता तो कन्यादान पक्का ही नहीं करता। ताऊ जी कर देंगे, दादाजी कर देंगे, चाचा जी कर देंगे, बड़ा भाई कर देगा। सबसे बड़ी बात है पंडित जी को जो दिख जाएगा उससे करवा लेंगे। तो मालदेव जी के वो दो जो बंदे बाहर बैठते हैं उन लूणकरण को बिठाया, मालदेव जी ने आराम से अपने फेरे संपन्न किए। फेरे होने के बाद में विदाई भी दूसरे दिन। तो पहले जब राजकुमारियों की विदाई किया करते थे तो उनके साथ में काम करने के लिए लड़कियां वगैरह देते कि भाई राजकुमारी काम करेगी, तो फिर राजकुमारी किस बात की? पापा की प्री वाली फील वही लिया करती थी। बाकी तो लड़कियां केवल फेसबुक पे लिखती है, पापा की परिवार की फील वो लिया करती थी पूरी, भाई काम करने के लिए लड़कियां उसके साथ में। तो जब उम्मादे की विदाई कर रहे थे तो उम्मादे के साथ में एक जो लड़की दी गई थी उसका नाम था बारमली। क्या नाम था? बारमली के लिए कहा जाता है कि बारमली जब पैदा हुई थी, पैदा हो तो इसके घर वालों ने फेंक दिया था। आज भी अखबारों में राह पढ़ते हो, नवजात कन्या को अस्पताल में छोड़कर भागे मम्मी पापा, है ना। नवजात कन्या कचरे के ढेर में सड़क के किनारे मिली, अभी भी है। समाज आज भी नहीं सुधर पाया तो आज के 700 साल पहले तो स्थितियां और गंभीर रही होगी। अच्छा अब तो क्या होता है, मान लो आप सुबह सुबह कोचिंग आ रहे हो और आपको किनारे सड़क किनारे कोई बच्ची ऐसे मिल जाए तो आप क्या करोगे? पुलिस को फोन करोगे, आप हॉस्पिटल लेके जाओगे बच्चे को। पहले पुलिस हॉस्पिटल सब राजा ही तो हुआ करता था। तो किसी को बच्ची मिली, उसने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, साहब बच्ची सड़क के किनारे पड़ी थी, आप राजा हो, रक्षा करो। राजा ने पाल पोस के उस बच्ची को बड़ा किया। अपनी उमादे के हम उम्र थी तो उमादे के साथ में पली बड़ी वो। उमादे की बहुत अच्छी सहेली थी। तो उमादे ने अपने पिताजी से कहा भी कि भाई जब मैं जाऊं तो मेरे साथ में इसको भी भेजना, ताकि मेरा जी तो लगा रहे, मेरे से बातें तो करती रहेगी। तो उमादे के साथ में एक जो दासी भेजी गई थी उसका नाम क्या था? बात। अच्छा शाम को मालदेव जी सुहागरात आई तो मालदेव जी थोड़े तैयार व्यार होके आ गए अपने कमरे के अंदर। उमादेव रानी थे तो उनको तैयार होने में टाइम लगा थोड़ा। किसी ने आगे नौकर चाकर ने कहा भाई मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमादेव को लगा मुझे जाने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो बारमली वहीं बैठी थी। उसने बारमली कहा कि तू एक बार मालदेव जी को जाकर देख, मुझे आने में टाइम लगेगा। मालदेव जी थोड़े नशे में थे, बारमली बहुत सुंदर थी। इस बात का पता उमादे को चला। उमादे ने कहा बेलखने आदमी, तो 10 मिनट वेट नहीं कर पाया। ऐसे आदमी के साथ जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है, और मैं इस आदमी का तो चेहरा भी देखना पसंद ही। और उस दिन के बाद में उमादे ने कभी मालदेव का चेहरा नहीं देखा। इसलिए उस महिला को हम किस नाम से जानते हैं? वो यहां से नाराज होकर तारागढ़ रहती है। जब गिरी सुमेल वाला युद्ध होता है तो उमादे मालदेव के पास समाचार भिजवाती है कि मैंने समाचार सुना है कि दिल्ली से शेरशाह की सेना जोधपुर की तरफ आ रही है, आप अपनी सेना को जोधपुर भेज दीजिए, मैं जोधपुर के अंदर अजमेर भेज दीजिए, मैं अजमेर में शेरशाह से लड़ाई कर लूंगी। लेकिन मालदेव जी ने कहा कि नहीं, हम अजमेर नहीं लड़ेंगे, हम जेतारण लड़ेंगे, आप भी अजमेर खाली करके जोधपुर की तरफ वापस आ जाओ। फिर वो जोधपुर के पास में कोई गांव था, उमादे कुछ दिन तक वहां पे रहे। बाद में यहां से केलवा चले गए थे। केलवा उनका ननिहाल हुआ करता था। एक बेटे को गोद ले लिया था उन्होंने, मालदेव की एक दूसरी रानी से बेटा हुआ था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह को गोद ले लिया था और वहां केलवा के अंदर रहा करते थे। कहते मालदेव जब मरे तब उमादे के पास में समाचार भेजा गया कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। तो उमादे वहां केलवा के अंदर सती होती है और उसने कहा भाई ये बेलखना था, ये लिचड़ आदमी था और इसने अपने पति होने के धर्म को नहीं निभाया, मैं मेरे पत्नी होने के धर्म से कैसे हट सकती हूँ पीछे। भले ही मैंने इस आदमी का पूरी उम्र फेरों के बाद में चेहरा नहीं देखा हूं, मैंने पूरी उम्र इस आदमी से बात नहीं की, लेकिन मैं मेरा कर्तव्य जो होता है वो निभा दूंगी कि मुझे इसके साथ सती होना, तो मैं इसके साथ क्या हो जाऊंगी? सती। उस महिला को हम किस नाम से जानते हैं? रुचि रानी। क्या नाम था उस रुचि रानी का? कौन सी दासी कांड नाराज हो गई थी? अच्छा होता क्या था भाई, जैसे मालदेव की डेथ भले ही जोधपुर में हुई हो, लेकिन बाद में मालदेव के जो कपड़े वगैरह थे वो भेज दिया करते थे। रानी कहीं दूर है तो मालदेव जी की पगड़ी भेज दी, तो पगड़ी के साथ में वैसे भी सती हो जाया करते थे। तो वो केलवा के अंदर वहीं सती हो गई थी उमादे, और अपना पूरा टाइम उन्होंने वहीं बिताया था। मैंने बताया था कि बेटा गोद ले लिया था राम सिंह, हाँ तो वह राम सिंह के साथ में वहीं रहा करते थे। वो मालदेव की किसी दूसरी रानी का बेटा था वो, राम सिंह नाम करके। अच्छा उमादे की कहानी तो यही है, उमादे चले गए, पर बारमली तो मालदेव के पास ही थी। बारमली तो यही रह गई थी ना मालदेव के पास ही। तो कहते हैं कि भाई पहले तो एक बार जब उमादे यहाँ पे जोधपुर के आसपास के किसी गांव के अंदर रहा करते थे तो मालदेव को और एक दिन फील हुआ ऐसे कि यार गलती तो मेरी थी और मेरी वजह से उमादे नाराज होके चले गए, तो उमादे को वापस बुलाना चाहिए।
तो उसने वापस बुलाने के लिए जिस बंदे को भेजा था वो ईसरदास जी थे, जिन किताबें लिखी हमने ऊपर। ईसरदास जी अच्छे कवि थे। ईसरदास जी को कहा कि ईसरदास जी आप जाओ और उमादेव को समझा के वापस लेके आओ। ईसरदास जी ने कहा ठीक है। ईसरदास जी गए उमादेव के पास और उमादेव को जाकर कहा कि रानी उमादेव, मालदेव जी खुद चला के आपको वापस बुला रहे हैं, आपको वापस जाना चाहिए। उमादेव ने मना कर दिया, नहीं, रेमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मतलब तो है नहीं कोई, मन फटना भी कोई चीज होती है, और अब मेरे से नहीं रहा जाए उस आदमी के साथ में। और फिर उसकी गलती थी। ईसरदास जी ने वापस कहा कि यदि गलती थी तो मारवाड़ का धनी है, माफी मांगने के लिए तैयार है आपसे, 10 लोगों के बीच में माफी मांग लेगा। उमादेव ने कहा मैं वापस जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो यूं मुंह सुझा के चली गई थी और एक बार यूं मनाया रीते में वापस आ गए। ईसरदास जी ने कहा लोग कैसे कह देंगे, आप जोधपुर की पटरानी बनोगे, आपका जो बेटा होगा वो जोधपुर का अगला राजा बनेगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा 10 लोगों के बीच में, तो आपकी तो इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। तो उमादेव ने कहा देख लेना भाई, आप मेरे साथ में किसी भी प्रकार की वहां जाने के बाद फिर बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ईसरदास जी ने कहा उसकी गारंटी मेरी है। तो ईसरदास जी एक बार राजी करके उमादेव को वापस जोधपुर की तरफ लेके आते हैं। ये बाकी रानियों को पता चला कि उमादेव वापस आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि उमादेव आएगी तो पटरानी बनेगी, और उमादेव पटरानी बनेगी तो अपनी चवन्नी बंद है, फिर अपने को कौन पूछेगा यहाँ पे। तो उन्होंने आसानंद जी को कहा, आसानंद जी, इन आसानंद जी का क्या, आसानंद जी उमादेव नाराज होके चले गए एक बार, अब क्या उनको वापस आना चाहिए। आसानंद जी का मतलब ही नहीं, वो भी लिच्चड़ आदमी के पास तो एकदम ही मतलब नहीं, गलती इसकी थी। तो उमादेव तो आज आ रही है, आसानंद जी का मैं देखता हूं ऐसे कैसे आ जाएगी। और आसानंद जी जोधपुर के बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही वो उमादेव की पालकियां नजदीक आई, आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोलने शुरू किए कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब है पति, पीऊ का मतलब क्या है, मान मतलब इज्जत, मान रखे मतलब इज्जत चाहिए, इज्जत रखनी है, तो पीऊ तज पति को छोड़ना पड़ेगा। ये जो तुम्हें अभी इतनी इज्जत मिल रही है, लोग बातें करते हैं कि साहब उमादेव महानतम महिला है, क्यों, क्योंकि उसने मालदेव की गलती पर मालदेव जैसे इतने बड़े राजा को छोड़ दिया। उसने 9 कुंटी मारवाड़ का जो राज्य सुख वैभव जो मिल सकते थे मारवाड़, वो सारे त्याग दिए। उसे लगा कि मेरी इज्जत प्यारी है, मेरा पति ऐसा काम नहीं कर सकता, यदि मेरा पति ऐसा काम करता तो मैं उस पति के साथ में नहीं रहूंगी। ये आज इज्जत मिली हुई है क्योंकि आपने पति को छोड़ दिया है। पीऊ रखे तजमान, पर यदि पति को रखोगे तो फिर ये इज्जत, दोनों में से एक चीज मिल सकती है, या तो पति मिल सकता है या क्या मिल सकती है, दो दो गेंद न बंधु। गेंद मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब क्या होता है, 2 हाथियों को नहीं बांध सकते, एक एक खंबू ठाण, एक ही जगह पे 2 हाथी एक जगह पे बंधेंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो आप भी 2 चीजों को एक साथ नहीं रख सकते, या तो पति रख सकते हो या क्या रख सकते हो, इज्जत। पति चाहिए तो फिर ये इज्जत नहीं मिलेगी, अब इज्जत मिली हुई है तो फिर आपको पति भी नहीं मिलेगा। उमादेव को झाड़ झाड़ उठी दुआ सुनने के बाद में, उमादेव वापस चली गई थी, फिर उसके बाद में वापस आई नहीं थी कभी उमादेव। तो उमादेव को वापस भेजने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन थे, कौन थे, आसानंद जी। अब उमादेव तो चले गए यहां से, बारमली मालदेव के पास थी। एक दिन को जैसलमेर की साइड में बिजली चमके और बारमली एक टक उधर देखे, तो मालदेव जी ने पूछा कि भाई पीहर की याद आ रही है क्या, और बारमली रोई। और बारमली ने कहा भाई पीहर किसको याद नहीं है, मैं वहां खेली कूदी, बचपन मेरा वहीं बीता पूरा, पर मैं किस मुंह से जैसलमेर जाऊं। तो मालदेव जी ने कहा क्यों, तो कहा मैं जैसलमेर जाऊंगी तो जैसलमेर राज परिवार वाले क्या कहेंगे, भाई हमारी बेटी का घर उजाड़ के आई है और मेरे को 4 बातें सुनाएंगे। मालदेव जी ने कहा इतनी औकात उनकी, तू जा कल। बारमली को भेजा, साथ लेटर लिख के भेजा कि यदि बारमली के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हुई मैं आक्रमण कर दूंगा। जैसलमेर वालों क्या औकात यार, मालदेव के खिलाफ कुछ बोले। अब बारमली वहां जाके आराम से जैसलमेर में रहे। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था, उसके 3 रानियां थी ऑलरेडी, पर बारमली सुंदर थी। वो जैसलमेर वाला राजकुमार बारमली के आसपास में चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा भाई अपने खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में गांव पड़ता है कोटड़ा, कौन सा गांव है, वहां का कोई बाघ सिंह नाम का एक आदमी था, उस बाघ सिंह की बहन थी। वो कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया, बाघ सिंह नाम था इसलिए हो गया बागा, बागा कोटड़िया। क्या नाम था, वो डाकू टाइप का आदमी था, इधर उधर से अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांट दिया करता, मस्त मोला रॉबिन हुड चुलबुल पांडे था अपने टाइम का। अच्छा, उन तीनों रानियों ने उस बीच वाली रानी को कहा कि भाई तू तेरे भाई को बुला ले, तेरा भाई कोई इलाज कर सकता है इनका, बाकी तो पार नहीं पड़ेगी, अपना घर बर्बाद हो जाएगा। तो उसने भाई के पास मैसेज किया,
बागा कोटड़िया बहन से मिलने के लिए आया, पूछा भाई क्या दिक्कत हुई। उसने कहा मैं तो बहन हूं, क्या ही भाई से ऐसी बात करूं, पर आपसे कौन सी बातें छुपी हुई है। ये बारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आई है और आपके जो जवाई साहब वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है ना, और हमारा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। बागे ने कहा तो एक काम करना, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना। गांव में होता है भाई, अपने बहन के घर पे जाते हैं, दूसरे दिन जब आते हैं तो बहन तिलक विलक निकालती, गांव में सीख देना, तो सीख देने के लिए तू मत आना और इस बारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह 7 बजे उठा, उठते ही बिना मुंह धोए बिना चाय पिए जाके ऊंट पे बैठा। तो जैसलमेर वाले बेचारे भागे भागे आ रहे कि क्या गलती हो गई, चाय पानी तो पी के जाओ, कहां भाग रहे होते। अरे नहीं नहीं मेरे काम में याद आ गया, हमारे गांव में कोई काम है और मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। तो किसी सियाने आदमी ने कहा सीख तो लेके जाओ, बिना सीख लिए नहीं जाते। तो उसने कहा फटाफट मेरी बहन को जाके कहो कि आगे तिलक निकाल दे, मैंने ऊंट खड़ा ही नहीं किया, ऊंट बैठा ही है अभी। तो वो अंदर गए, अंदर जाके उसकी बहन को कहा भाई तुम्हारा भाई जा रहा है, तिलक विलक निकाल दो। बहन की तो भाई के साथ पूरी बातचीत हो ही रखी थी। बहन ने फालतू के यूं नखरे किया, अरे मत नहाई नहीं, ओढ़नी कहां गई मेरी। तो बारमली नहा धो के सुबह सुबह एकदम तैयार बैठी थी। उसने बारमली कहा बारमली तू तैयार ही है, तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। बारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। बारमली बाहर तिलक निकालने के लिए गई, तो जैसे हाथ ऊपर करके तिलक निकाल लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और ऊंट पे बिठा लिया। बागा वहां से लेके फरार हो गया। तो जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागा से। मतलब राजस्थान में इससे अच्छी प्रेम कहानी नहीं है। जहां तरवरता है मौर्य और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पे पेड़ है वहां वहां पे मोर आएंगे, जहां जहां पे तालाब है वहां वहां पे हंस आएंगे, जहां जहां पे शराब है वहां वहां पे मांस होगा, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां भारमली रहेगी। मतलब बेहतरीनतम लव स्टोरी है, बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे दोनों। अब ये बात मालदेव को पता चली। बारमली को कौन ले गया, और उसने कहा अटैक कर दो इनको, इस बागे पे अटैक करो, बारमली को वापस लेके आओ। तो लोगों ने समझा कि साहब अटैक कर मत देना। पहली बात तो डाकू आदमी है, और बारमली को लेके आगे भाग गया, सिंध की तरफ चला गया, अपने हाथ नहीं आया तो बेइज्जती कि साहब मारवाड़ के राजा की सेना गई और एक डाकू को पकड़ ही नहीं पाई। दूसरी बात साहब दासी के लिए आक्रमण, लोग क्या कहेंगे कि दासी के चक्कर में आक्रमण कर दिया। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते, तुम मैं कह रहा हूं उतना काम करो तुम, और तुम अटैक करो। किसी ने कहा ऐसे नहीं होता, देखो राज्य की सेना जाती है तो किसी ढंग के काम के लिए जाती है, यूं लुगाइयों के लिए अटैक करती नहीं घूमती है। तो मालदेव जी ने दिमाग लगाया, यार बात तो सही है। तो मालदेव ने कहा रुको रुको रुको, एक मिनट। वो उस दिन उमादेव वापस आ रही थी, तो दो ही कौन बोल रहा था उधर। तो आसानंद जी ने कहा साहब मैं था। तो कहा मिस्टर आसानंद तुम्हारे चक्कर में उमादेव वापस गई, अब तुम किसको लेके आओगे। बारमली को लेने के लिए जाओ। आसानंद जी ने कहा ये पक्की बात, मैं बारमली को लेके आ जाऊंगा। तो आसानंद जी बागे से बातचीत करने के लिए कोटड़ा गए। अच्छा, बाग जी को जब इस बात का पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो सामने चला के गया 3 कोस। कितने कोस चला गया, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो मतलब 9 किलोमीटर सामने जाके, और आसानंद जी को जाके दंडवत प्रणाम किया। धनगढ़ी धनबाग हमारी धरती पे आसानंद जैसा महान विद्वान पधारा और पालकी में खुद उठा के लेके आया। और आसानंद जी क्या राजी हुए, अरे यार बागे ने कितनी इज्जत की मेरी। आने के बाद भी उनके पैर वेर दबाए गए थे, दूर चला के आए हो आप, पैर दर्द करने लग गए होंगे। चाय पानी पिलाया उनको, शिकार खिलाने के लिए साथ में लेके गया। शाम को आया तो बारमली ने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे। आसानंद जी ने जब देखा कि बागा और बारमली दोनों मेरी कितनी सेवा करते हैं, उन्होंने जब देखा कि बारमली बागा से, बागा बारमली से कितना ज्यादा प्यार करता है, आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। फाइनली जब बागा मरा था तो बारमली उसके साथ में सती होती है, और आसानंद जी पागल हो गए थे। आसानंद जी जगह जगह बागा बागा करते घूमते। अच्छा, अपने मारवाड़ से उधर आगे रियासत लगती अमरकोट। अमरकोट के कोई राणा जी थे, और उनको इस बात का पता चला भाई आसानंद जी आजकल पागल हो गए हैं और इधर उधर घूमते रहते। लोगों ने कहा साहब कपड़े नहीं उस आदमी के शरीर पर, अब इतनी पागल अवस्था है, और महान विद्वान है, आपको ध्यान रखना चाहिए उनका थोड़ा। तो अमरकोट राणा जी ने उनको अपने पास बुला लिया, और अमरकोट राणा जी पूरा ध्यान रखे, आसानंद जी को पास में बिठा के रखे, हर बात में उनसे पूछ पूछ के काम करे, अपने साथ रखे, साथ खाना खिलाए, साथ शिकार के लिए लेके जाए। पर आसानंद जी एक ही बात करे, थोड़ी देर हो जाएगा बागा बागा, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। तो अमरकोट राणा जी को एक दिन यूं ईगो प्रॉब्लम हुई। ईगो प्रॉब्लम तो हो भाई आदमी को,
और उन्होंने कहा यार बागा था तो एक डाकू ही, इधर उधर डाके मारता घूमता था, मैं राणा हूं यार यहाँ का, और आप क्या उसकी उसकी बातें करते रहते हो, मेरे सामने क्या था। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देख के कहा तुम बागे के पैर की जुत्ती नहीं है, बागा बागा था साहब। तो उसने कहा इसका मतलब आप बागे का नाम लेना पूरे जीवन बंद नहीं करोगे कि ना, जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम ऐसे ही लिया जाएगा। तो उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर तेरा दादा यदि एक पूरी रात और बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते की इकोनॉमी पड़ी हुई थी, पोते ने दिमाग लगाया कि रात में 7-8 घंटे तो आराम से होते हैं, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपने। और उसने अपने दादाजी को जाकर दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन, है ना, ये इतना काम कर दोगे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसानंद जी ने कहा देख बेटे मैं बिना बागे के नाम के नहीं रह सकता, फिर भी तू इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो आई विल ट्राई। शाम को बिठाया भाई आपका समय शुरू होता है, अब से आपको बागे का नाम नहीं लेना है। तो आसानंद जी को लगा बागे का नाम तो आ जाएगा आपने, तो आसानंद जी राम 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 बोलना शुरू कर दिया। राम जी का नाम लेके दूसरा नाम दिमाग में आएगा नहीं, पर डोकरे से 10 मिनट राम जी का नाम लिया गया। फिर जोर जोर से बोलने शुरू किए कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। हे बागा फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती, तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। कि पेट भरने के लिए आदमी कहीं कमाई कर लेगा, हे बागा राठौड़ पेट भरने के लिए तेरे को कैसे भूला जा सकता है, चंद रुपयों के लिए आसानंद तेरे को कैसे भूल सकता है। पोते ने कहा फिर याद ही कर लो, क्या कर सकते हो। तो आसानंद जी ने एक तो उमादे पे किताब लिखी थी, एक बागा बारमली पे लिखी थी। उमादे को वापस भेजा था तो उमादे पे लिखी, साथ में किसके रहते थे तो बागा बारमली लिखो। उमादे बटेणी रा कवित, बागा बारमली रा दुआ। दुआ समझते हो मेरा बताया हुआ दोहे, एक लिखो गोगा जी री पेड़ी,